नमस्कार दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर टू का जैसा कि हम डेली 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, ताकि आपके लिए भी बर्डन ना हो और अच्छे से हो पाए तैयारी। कम कम क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से कंसेप्चुअल आप समझ सकें और अपने नोटबुक में दोस्तों इन सबको क्वेश्चन को रखें, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अक्सर हो सकता है कि पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि उसी से आपके टॉपिक से ही रिलेवेंट टॉपिक है, आपके टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसी को दोस्तों डिस्कस करते हैं बिना टाइम लैप्स के हुए। कम समय में 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर देते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। और ये लगा के मतलब तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, 2 वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। मतलब 5-6 क्वेश्चन अभी तक हो गया। पहले भी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों, वो भी आप यदि देखें तो ठीक है, नहीं तो अभी से ही देखना स्टार्ट कर दें। पेपर टू का दोस्तों हर टॉपिक को टच करेंगे, पेपर टू का हर टॉपिक को टच करेंगे। और कम कम क्वेश्चन लेके आपके अपने पास सफिशिएंट टाइम है दोस्तों, हो जाएगा। बस चिंता ना करें और पढ़ते जाएं। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। एज पर CPCB, हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज। देखिए CPCB, पहले तो आपको CPCB का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अनुसार हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड, मतलब कितना सॉलिड वेस्ट, जो कितना ठोस अवशिष्ट जनरेट होता है पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति पर डे, प्रति व्यक्ति लार्ज सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना सॉलिड वेस्ट ठोस अवशिष्ट जनरेट होता है। ऑप्शन है 0.1 kg, 0.5 kg, 0.3 to 0.4 kg और 0.2 to 0.8 kg। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 0.5 kg। अगर लार्ज सिटी बोले, दोस्तों इन लार्ज सिटी, बड़े शहरों में, तो 0.5 kg, कितना 0.5 kg मतलब आधा kg के आसपास प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। ओके, इसका कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों आगे और अच्छे से समझिए इसको। सॉलिड वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। सॉलिड वेस्ट को हम 3 फॉलोइंग कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है म्युनिसिपल वेस्ट आपको पढ़ना है। दीज इंक्लूड फूड वेस्ट, इसके अंदर दोस्तों फूड वेस्ट इंक्लूड है। ऑब्वियसली फूड का वेस्ट मतलब जो खाना वाना खाते हैं वो एक्स्ट्रा बच जाता है, या कुछ हो इधर उधर हो गया तो, या खराब हो गया, वो हो सकता है। रविश, दोस्तों एक शब्द होता है रबिश, एक रबिश, दूसरा होता है गार्बेज। ये अक्सर सुनते होंगे और सभी का मतलब आप सेम ही समझते होंगे, लेकिन दोस्तों डिफरेंस है। रबिश और गार्बेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रबिश किसको बोलते हैं, तो जो नॉन डिकम्पोजेबल होता है। नॉन डिकम्पोजेबल मतलब जिसका हम कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं, कंपोस्ट वगैरह नहीं बना सकते, नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, रबिश बोलते हैं। ओके, रबिश के अंदर आप क्या नॉन डिकम्पोजेबल पॉलीथीन डाल सकते हैं, प्लास्टिक डाल सकते हैं, जो नॉन डिकम्पोजेबल हो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, रबिश कहते हैं। सेकेंड है गार्बेज। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको मतलब माइनर डिफरेंस वगैरह है आपके टॉपिक का वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में जो ऑफिसर बनेगा इस डिपार्टमेंट का, उसको तो ये सब जानकारी होना चाहिए, ऐसे ही नहीं बन जाएगा। इसलिए उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा चीज़ होता है गार्बेज। दोस्तों गार्बेज क्या होता है, जो आपका किचन वेस्ट, किचन से जो वेस्ट निकलता है, सब्जी का छिलका हो सकता है दोस्तों, फूड हो सकता है, खाना खराब हो गया वो हो सकता है। ठीक है, किचन वेस्ट हो सकता है। होटल का वेस्ट, होटल का भी जो वेस्ट होता है दोस्तों वो भी हो सकता है। रेस्टोरेंट का वेस्ट मतलब खाने पीने का जो सामान होता है खराब वाला, उसको गार्बेज के अंदर रखेंगे। तो गार्बेज में याद रखिए, गार्बेज के अंदर है डिकम्पोजेबल, गार्बेज के अंदर है डिकम्पोजेबल सॉलिड वेस्ट है, और रबिश के अंदर नॉन डिकम्पोजेबल है। दोनों ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। और एक होता है एसेज। एसेज का मतलब राख, जो चीज़ आप जला दी है उसके बाद जो भी कचरा बच गया दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, एसेज करते हैं। तो म्यूनसिपल वेस्ट के अंदर आपका फूड वेस्ट हो सकता है, रबिश हो सकता है, एसिड हो सकता है। एंड रिसाइड्यूज डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट का मतलब कहीं मकान, पुराना मकान बना हुआ है और कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हम वहाँ नया मकान बनाए दोस्तों, तो उसको तोड़ के क्या करेगा, उसको तोड़ के वो नया मकान बनवाएगा। तो तोड़ेगा दोस्तों, तो बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा वहाँ हो सकता है इकट्ठा हो जाए, तो उसी कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट से जो वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो वो भी अपने आप में वेस्ट ही है, सॉलिड वेस्ट ही है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, कहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वहाँ पानी को ट्रीट किया दोस्तों, वेस्ट को ट्रीट किया, उसके बाद वहाँ स्लज बच जाता है, स्लज जो बच जाता है, गाद बच जाता है दोस्तों, ये भी अपने आप में वेस्ट है। एंड सम स्पेशल वेस्ट, और इसके अलावा भी कुछ वेस्ट हो सकते हैं, सबको हम कहाँ रखते हैं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में। इंडस्ट्रियल वेस्ट,
नाम के अनुसार ही होगा। जो वेस्ट इंडस्ट्री से निकलता हो, देखिए वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड इट टिपिकली इंक्लूड रबिश, इसके अंदर भी रबिश हो सकता है, एसिड हो सकता है, डिमोलेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो सकता है। हेजार्डस वेस्ट, हेजार्डस वेस्ट दोस्तों मायने रखता है। हेजार्डस वेस्ट का मतलब खतरनाक वेस्ट। हेजार्डस वेस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने आसपास भी दोस्तों कई सारे हेजार्डस वेस्ट आपके घर में भी हो सकता है। आप जो ऑल आउट यूज़ करते हैं दोस्तों, मॉस्किटो को भगाने के लिए ऑल आउट यूज़ करते हैं, या और ख़त्म होने के बाद जो उसका डिब्बा बच जाता है वो भी आपके अंदर हेजार्डस वेस्ट के अंदर आएगा। बैटरी, आपके अंदर आपके घर के अंदर इन्वर्टर का बैटरी होगा दोस्तों, या जो पुराना बैटरी होगा जिसमें एसिड यूज होता था, वो भी अपने आप में हेजार्डस वेस्ट हो सकता है। फिनाइल, फिनाइल क्या है? हेजार्डस वेस्ट है। डी डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, ये सब क्या हेजार्डस वेस्ट है। तो हेजार्डस वेस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे आसपास भी होता है, बस उसको हमें क्या करते हैं, थोड़ा केयरफुली केयर करना पड़ता है उसको। ओके, मतलब इस जो लिखा होता है कि कीप मतलब चिल्ड्रेन से, बच्चे से उसको दूर ही रखें दोस्तों, आउट ऑफ चिल्ड्रेन। तो आपका हेजार्डस वेस्ट हो गया। फिर हेजार्डस वेस्ट देखिए, वेस्ट डेट पोजेज ए सब्सटेंशियल डेंजर इमीडिएटली और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ह्यूमन। तो हेजार्डस वेस्ट जो हो सकता है खतरा कर सकता है, यदि आप उसको सही से उसको केयर ना करें, देखभाल ना करें, उसका सही से कंट्रोल से इस्तेमाल ना करें, तो वो आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। ह्यूमन का तो कर ही सकता है, प्लांट वगैरह बेचारा वो सबको तो बहुत भयंकर गड़बड़ी कर सकता है। कभी कभी मान लीजिए पेस्टिसाइड, जितना भी पेस्टिसाइड होता है दोस्तों अपने आप में हेजार्डस वेस्ट ही है। पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, मतलब एक लिमिट में ही उसका छिड़काव करना चाहिए पौधों पर, लेकिन ज़्यादा छिड़काव कर देते तो देखते हैं पौधा सूख जाता है। पौधा सूख जाता है तो हेजार्डस वेस्ट है। और एनिमल लाइफ पे भी खतरा कर सकता है। दे कैन बी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी हो सकता है। और यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दोस्तों एक बार विस्फोट हुआ था चेरनोबिल। चेरनोबिल आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चर्चा में था दोस्तों, यूक्रेन के अंदर है चेरनोबिल। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, चेरनोबिल दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट है, कहाँ पर? यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के अंदर दोस्तों इसमें एक बार 1986 के आसपास यहाँ पर विस्फोट हो गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो यहाँ हजार्डस वेस्ट के अंदर मतलब इसका एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखें, हजार्डस वेस्ट के अंदर पूछ सकता है कि कोई कभी दुर्घटना हुआ है तो चेरनोबिल का आप नाम दे सकते हैं। और दूसरा होता है 3 माइल आइलैंड, यूएसए में। 3 माइल आइलैंड जो रेडियो एक्टिव से रिलेटेड हुआ था इंसिडेंट, वो यूएसए में हुआ था। ओके, देखिए एज पर सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन स्मॉल सिटीज, जो छोटे शहरों में जो सॉलिड वेस्ट निकलता है लगभग 0.1 kg पर कैपिटा पर डे, प्रति व्यक्ति 100 ग्राम के आसपास। छोटे शहरों में कितना? 100 ग्राम के आसपास प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट निकलता है। वही देखें मीडियम सिटीज़ में, कोई मध्य शहर है तो 300 से 400 ग्राम दोस्तों, 300 से 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निकलता है। लेकिन बिग सिटीज़ की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात करें, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या आपका पटना जैसे शहर हो सकता है, तो इसके अंदर 500 ग्राम दोस्तों, आधा केजी वेस्ट निकलता है पर डे प्रति व्यक्ति। आप बताइए, आदमी की संख्या तो धरती पर है और अपने देश में तो कितनी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो समझ सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके कितना वेस्ट निकलता है एक दिन के अंदर। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन था कि लार्ज सिटीज़ के अंदर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना सॉलिड वेस्ट निकलता है। ठीक है, आप आसानी समझ गए, 500 ग्राम। और स्मॉल सिटीज़ भी ध्यान रखें, मीडियम सिटीज़ भी ध्यान रखें। स्मॉल सिटीज़ के अंदर 100 ग्राम, मीडियम सिटीज़ के अंदर 300 से 400 ग्राम, और जो लार्ज सिटीज़ है 500 ग्राम। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, फिर पूछा गया है, तो आप आसानी से इस बार जवाब दे पाएंगे। बेंगलोर एंड इंदौर मेथड, बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो बेंगलोर मेथड और जो इंदौर मेथड है कंपोस्टिंग का, मतलब कंपोस्ट बनाने का तरीका है, दो ही तरीके हैं दोस्तों, एक तो बेंगलोर मेथड, दूसरा क्या है तो इंदौर प्रोसेस है। किस प्रकार का है बताए थे, एक एनएरोबिक है, दूसरा एरोबिक है, मतलब एक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, दूसरा ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता है। तो जो दोस्तों बेंगलोर था, बताए थे बेंगलोर, बेंगलोर दोस्तों एन एरोबिक वाला था। क्या था? एन एरोबिक। बेंगलोर वाला आपका एन एरोबिक था, और जो इंदौर वाला है वो आपका एरोबिक था। ठीक है, इंदौर वाला आपका एरोबिक था, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंदौर वाला एरोबिक था, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके मतलब कंपोस्ट बनाता है। तो बस पहले क्या है, बेंगलोर है, तो फर्स्ट एनएरोबिक, एनएरोबिक प्रोसेस एंड एरोबिक प्रोसेस रेस्पेक्टिवली। आंसर क्या होगा दोस्तों? एनएरोबिक प्रोसेस एंड एरोबिक प्रोसेस रेस्पेक्टिवली। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ जब वहाँ हम पढ़ रहे थे दोस्तों, डिस्कस कर रहे थे, तो एक चीज़ और डिस्कस किए थे कि जो इंदौर मेथड होता है दोस्तों, इंदौर मेथड के अंदर समय कम लगता है, 2 से 3 मंथ लगता है, वहाँ से 4 से 5 महीना लग रहा था बेंगलोर मेथड में। इंदौर मेथड में दोस्तों आपको, इंदौर मेथड वाले में जो भी कंपोस्ट बनाते हैं इंदौर मेथड में, या तो मैकेनिकली
मैकेनिकली मतलब या तो मशीन से, या नहीं तो मैनुअली, या तो आदमी के द्वारा उसको आपको क्या करना पड़ता है, बार बार मिक्स करना पड़ता है, नीचे ऊपर करना पड़ता है। और इंदौर बेंगलोर मेथड में ऐसा कुछ नहीं था। बेंगलोर मेथड में एक बार आप डाल दिए, बस ऐसे ही रहने दें। ठीक है दोस्तों, देखिए कंसेप्ट बेंगलोर मेथड फिर से पढ़ देते हैं। ये एक एनएरोबिक मेथड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कन्वेंशनली कैरिड आउट इन पिट्स, मतलब गड्ढों में इसको किया जाता है। बड़ा गड्ढा खोद देता है, उसके अंदर वेस्ट को डाल दिया, बस छोड़ दिया। इन द बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ड्राई वेस्ट मटेरियल ऑफ 25 सेंटीमीटर थिक इज स्प्रेड इन पिट। जो ड्राई वेस्ट मटेरियल है 25 सेंटीमीटर थिक, तो उसको एक गड्ढा के अंदर स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। एंड ए थिक सस्पेंशन ऑफ काउ डंग इन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर फॉर मॉइस्टनिंग। और उसके ऊपर मतलब गोबर को पानी मिला के दोस्तों उसका स्प्रिंकल कर दिया जाता है। ओके, इंडोर मेथड ये एक एरोबिक मेथड है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही दोस्तों, आपसे एरोबिक और एन एरोबिक मेथड से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो इंदौर एरोबिक है और बेंगलोर एन एरोबिक है, बस इसको ध्यान रखें। द इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इन पिट्स इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ सिमिलर थिकनेस एज इन बेंगलोर मेथड। यहाँ पर क्या करता है, बस वही थिकनेस लगभग वही रहता है, लेकिन अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक। However, to ensure aerobic condition, the material is turned at a specific interval for which 60 cm wide strip on the longitudinal side of the pit is kept vacant। देखिए हम बताए थे आपको कि इसको बार बार मिक्स करना पड़ता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एक 60 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा जाता है ताकि आप आसानी से उसको मिक्सअप कर सकें। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस था। लेकिन आपको मेनली बस यही याद रखना है कि कौन एरोबिक है कौन एनएरोबिक है। सारे क्वेश्चन को दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन है, आसानी से इसको लिखा जा सकता है। ऑप्शन के साथ लिख लें, 1 से 2 बार खुद पढ़ लें ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो पाए, बाद में रिवीजन की आवश्यकता ना पड़े। लिख लेंगे तो अच्छे से कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। 1 से 2 क्वेश्चन ही रहता है। ये तीसरा क्वेश्चन आज हम लाए हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं दोस्तों ताकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। पायरोलाइसिस, हमने पिछले दिन इंसिनरेशन, आप अपने सिलेबस को अच्छे से देखें दोस्तों, वहाँ पर इंसिनरेशन पायरोलाइसिस शब्द का चर्चा किए हुआ है। इंसिनरेशन पायरोलाइसिस शब्द का चर्चा वहाँ पर अच्छे से किए हुआ है। आप जाके सिलेबस को देखें दोस्तों, तब जाके आपको पता लगेगा। ओके, इंसिनरेशन है, गैसिफिकेशन है, वेट ऑक्सीडेशन है, पायरोलाइसिस है, पेलेटाइजेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है। ये सब दोस्तों आपके टर्मिनोलॉजी है। आप जब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर, वहाँ पर है। तो वही पूछा है दोस्तों कि पायरोलाइसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, पायरोलाइसिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरोलाइसिस एक्सोथर्मिक नहीं दोस्तों, पायरोलाइसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, ये करेक्ट है। लेकिन ये एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये गलत है। पायरोलाइसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। पायरोलाइसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है दोस्तों। पायरोलाइसिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको हम पहले भी बताए थे उस दिन भी कि एक होता है पायरोलाइसिस और दूसरा होता है इंसिनरेशन। दोनों में क्या दोस्तों, जलाते हैं, दोनों में जलाते हैं। पायरोलाइसिस में बस ये ध्यान रखना है, इसमें जो हम जलाते हैं ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में जलाते हैं। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हमको हीट देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखें। इंसिनरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पर हीट रिलीज होता है, ठीक है। ये डिफरेंस आप ध्यान रख सकते हैं। इंसिनरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पायरोलाइसिस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पायरोलाइसिस देखिए दोस्तों, it is the process in which most of the organic matter upon heating in oxygen free atmosphere is split through a combination of thermal cracking and condensation reaction into gases, liquid and solid fraction। एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट के अंदर होता है दोस्तों, उसको ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, मतलब बिना ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में उसको जलाते हैं। थर्मल क्रैकिंग मतलब हीट के मदद से, इसलिए एंडोथर्मिक है दोस्तों, हीट के मदद से, एनॉर्मस हीट, बहुत ज़्यादा हीट के प्रेजेंस में उसको हम ब्रेक करते हैं। क्रैकिंग का मतलब तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि उसका कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाए, वो गैसियस में या लिक्विड सॉलिड फ्रैक्शन में वो टूट जाए। ओके, द प्रोसेस टिपिकली अकर्स एट टेम्परेचर अबव 430 एंड अंडर प्रेशर, मतलब 430 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर ये प्रोसेस होता है। इट इज साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व द चेंज ऑफ फिजिकल फेज इन केमिकल कंपोजिशन। ऑब्वियसली यहाँ पर फिजिकल फेज और केमिकल कंपोजिशन में उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए इर्रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जानते होंगे कि ऑब्वियसली आप किसी चीज़ को एक बार जला देंगे तो दोबारा वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। जलने के बाद जो ऐश बनेगा दोस्तों, जो राख बनेगा, उससे तो आप वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और दूसरा दोस्तों,
पल्वराइजेशन एंड श्रेडिंग, पल्वराइजेशन का मतलब बताए थे आपको कि इसमें कटिंग और टीयरिंग, जो बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन साइट से, उसको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको छोटा करते हैं, इसे क्या कहते हैं पल्वराइजेशन और थ्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव भी अपने आप में अच्छा है। देखिए इट इज़ ए लो हीट थर्मल प्रोसेस, यहाँ पर कम हीट हल्का हीट का यूज़ करते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जो हॉस्पिटल वेस्ट कहिए, हॉस्पिटल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट होता है दोस्तों, उसको मतलब ट्रीट करने के लिए कम हीट पर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, विच स्टीम अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज पास्ड ओवर इट सो एज टू कैरी आउट इट्स डिसइंफेक्शन। किसी मटेरियल को, हॉस्पिटल का कोई वेस्ट है दोस्तों, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको मारने के लिए क्या करते हैं, तो स्टीम को पास करते हैं। स्टीम मतलब वाष्प, हाई टेम्परेचर होता है दोस्तों, स्टीम होता है लेकिन कंट्रोल्ड टेम्परेचर उसका थोड़ा कंट्रोल्ड होता है, उसके अंदर उसको पास कराया जाता है। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए क्या आपका ज़रूरी है, तो ऑटोक्लेव। तो यहाँ तक हम बताएं दोस्तों, आज 3 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। हो सकता है थोड़ा लंबा ये वीडियो हो गया दोस्तों, लेकिन सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हम कहेंगे आपसे यही, हमारा आपसे यही मतलब रिकमेंडेशन है दोस्तों आपके लिए कि आप ज़रूर इसको नोटबुक में ऐड करें, ऑप्शन के साथ लिखें, और 1 से 2 बार पढ़ रहे तो आपको अच्छे से याद हो जाए। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है दोस्तों, लैंग्वेज आपको हम अच्छे से हिंदी में भी समझा रहे हैं, और इंग्लिश में है तो आसानी से आप समझ सकते हैं, आसान भाषा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ जुड़ जाएं हमारे चैनल से दोस्तों, ताकि आपको भी अच्छे से याद हो पाए ये चीज़, और हम अपडेट करते रहते हैं, डेली एक न एक वीडियो डालते रहते हैं दोस्तों, ताकि आपके लिए बेनिफिटेड रहे। ओके, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, सब हम बताते रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।